ऑल राइट, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका बीपीएससी बेसिक्स पे। पीवाईक्यू एनालिसिस का ये अगला पार्ट। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी बीपीएससी 65th से लेके 68th बीपीएससी तक साइंस के जो क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कैसे थीम्स रिपीट हो रहा है, कैसे एक ही थीम से 2-3 बार सवाल आए हैं। और हम फिर अपनी तैयारी को इस रिपीटेशन के हिसाब से, इस थीम के रिपीटेशन के हिसाब से कैसे स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, किस सोर्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम सवाल को सही कर पाएँ और अच्छा मार्क्स लेके आ पाएँ। साइंस से लगभग 30 प्लस क्वेश्चन आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइंस हमारा वीक है ना, और साइंस में हम एवरेज स्कोर से नीचे स्कोर करते हैं तो हम कंपटीशन में बहुत निचले पायदान पे पहुंच जाएंगे। तो इसलिए साइंस को बहुत अच्छे से हैंडल करना ज़रूरी है। ठीक है, अब ये अच्छे से हैंडल कैसे करेंगे? अलग अलग सोर्सेस हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे। तो हम कैसे ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करें कि हम चीज़ों को ठीक से समझ पाएँ और बेहतर तरीके से पढ़ने के बाद रिवाइज करें और एग्ज़ाम में जाके इसको निकाल पाएँ, रिप्रोड्यूस कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं, ये 65th का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये सवाल देखिए बायोलॉजी से, स्टडी ऑफ बोन्स। ठीक है, स्टडी ऑफ बोन्स को क्या बोलते हैं? तो अब स्टडी ऑफ बोन्स को ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। हम यहाँ पे आंसर नहीं डिस्कस करेंगे, बट ये डिस्कस करेंगे कैसे यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं। स्टडी ऑफ बोन्स हो गया। अब स्टडी ऑफ बोन्स की जगह नंबर ऑफ बोन्स पूछा जा सकता है ना, या कोई इंपॉर्टेंट बोन है हमारे बॉडी में, जैसे फीमर, जांघ की हड्डी को फीमर बोलते हैं, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, कार्टिलेज के बारे में पूछा जा सकता है। हमारे शरीर का जो सबसे सॉफ्ट बोन है उसके बारे में पूछा जा सकता है। नंबर ऑफ बोन तो हो ही गया, नंबर ऑफ बोन अडल्ट में और नंबर ऑफ बोन चिल्ड्रन में। तो ये जो कुछ 4-5-10 सवाल हैं, इसी के इर्द गिर्द सब कुछ घूमेगा। नहीं तो बोन के स्टडी को क्या बोलते हैं ये बोला गया। अब देखिए यहाँ से ओरोलॉजी हम देख लेंगे क्या होता है, सेरोलॉजी भी देख लेंगे और जियोलॉजी भी देख लेंगे। ये भी सवाल बन के आ सकते हैं। ठीक है, एंजाइम्स रिपीट होता रहेगा बार बार। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी एंजाइम इन इट्स सेल? एंजाइम नहीं है किसमें? ठीक है, तो एक तो कि एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है कि एंजाइम क्या होता है। ठीक है, एंजाइम हमारे बॉडी में किस तरह से हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को या आंतरिक जो पूरा शरीर की जो संरचना है, व्यवस्था है, उसको कैसे रेगुलेट करता है। फिर आता है लाइकेन, वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी। इसको एकदम अच्छे से कर लेना है। लाइकेन हमेशा आएगा, वायरस हमेशा आएगा, बैक्टीरिया बार बार पूछा जाएगा, एल्गी भी बार बार पूछा जाएगा, एकदम रिपीट होगा। मतलब ये अगर आपने तैयार कर लिया तो निश्चित है कि बायोलॉजी में एक सवाल यहाँ से आना ही आना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर द लिम्फोसाइट फॉर्म? हमारे शरीर में लिम्फोसाइट्स कहाँ पे फॉर्म होते हैं? ठीक है, तो हमारे बॉडी में जो इंपॉर्टेंट घटनाएं घटती हैं, चाहे हार्ट से ब्लड का पंपिंग हो, या जो हम लोग सांस लेते हैं तो उसका जो प्रोसेस है, या हमारा किडनी जो रेगुलेट करता है हमारे बॉडी में, ब्लड साफ करता है और जो भी बाकी चीज़ करता है। ठीक है, उस पर, या लीवर का जो फंक्शन है, या पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया उसका जो फंक्शन है, पैंक्रियाज है उसका क्या फंक्शन है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ब्लड का क्लॉटिंग हो गया। ठीक है, तो ये घूम फिर के अगेन एंड अगेन यहाँ से सवाल आएंगे ही आएंगे। और इसको एक बार अगर आपने तैयार कर लिया और 2-3 बार रिवाइज कर लिया तो थिंग्स विल बी इन योर कंट्रोल। तो लिम्फोसाइट हमारे बॉडी में कहाँ पे फॉर्म होता है? देखिए, लीवर पढ़ लेना है, स्प्लीन पढ़ लेना है, इसके बाद पैंक्रियाज, इसके बारे में भी पढ़ लेना है। अभी लिम्फोसाइट आया, अगले बार पैंक्रियाज आ जाएगा। पैंक्रियाज का क्या फंक्शन है, पैंक्रियाज से क्या सिक्रीट होता है ना, क्या बीमारी होता है पैंक्रियाज के ख़राब हो जाने से। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, आयोडीन हमारे कहाँ पे कौन से हार्मोन में पाया जाता है? ठीक है, तो एंजाइम हमने देख लिया ऊपर, एंजाइम को भी पढ़ लेना है, हार्मोन को भी समझ लेना है कि हार्मोन क्या होता है। ठीक है, फिर आयोडीन कहाँ पाया जाता है। अब ये देखिए, ये सब जो हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन है, एड्रेनलिन है, थायरॉक्सिन है, इंसुलिन है, ये घूम फिर के हमेशा आता रहेगा। इसमें फिर फीमेल हार्मोन को नहीं यहाँ पे लिखा गया है, एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है। ठीक है, एक और हार्मोन होता है प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, तो ये सिंगल चीज़ें, इनको ना एकदम आसानी से हम बस एक बार समझ लिया और उसको बार बार रिवाइज करना है, कंप्लीट कर लेना है। एड्स किसके वजह से होता है, ये भी एक थीम है। देखिए, जो इंपॉर्टेंट बीमारियां, यहाँ पे एड्स पूछ दिया, टीबी पूछ देगा। ठीक है, न्यूमोनिया पूछ देगा,
ठीक। एड्स हो गया, फिर बाकी जैसे अभी कोविड हुआ है तो कोविड वायरस से होता है, तो वायरस से और भी जो जो डिजीजेज हो रहे हैं उसके बारे में देख लेना है। जी का वायरस किससे होता है, एक अभी लेटेस्ट में चल रहा है नोरो वायरस, क्या किस बॉडी के किस पार्ट को इम्पैक्ट कर सकता है। तो डिजीज़ उसका क्या कॉज है, बॉडी के किस पार्ट को इम्पैक्ट करता है, ठीक है, और इसका अगर वैक्सीन है, ठीक है, तो किसने डेवलप किया है, जैसे स्मॉल पॉक्स है तो किसने उसका वैक्सीन बनाया है। ठीक, वैक्सीन की जब बात कर रहे हैं तो सबसे पहले वैक्सीन कब डेवलप किया गया था, कौन से साइंटिस्ट थे। ठीक, इसके इर्द गिर्द सवालों को तैयार कर लेना, और देखिएगा कि ये जो फ्रेम हमने बनाया ना, इसी के अंदर में सारे सवाल आपको मोस्ट प्रोबेबली मिलेंगे, मोटा माटी सारा सवाल यहीं पे आएगा। चलिए, यूनिट पूछा है कि प्रेशर का यूनिट क्या है, तो यूनिट से सवाल आता है। डिवाइस पूछ देता है कि मेज़र करने के लिए क्या डिवाइस है, तो यूनिट और डिवाइस को भी देख लेना है। जब यूनिट की बात कर रहे हैं तो एसआई यूनिट भी देख लेंगे, ठीक है। जब यूनिट की बात कर रहे हैं तो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी भी देख लेंगे, इससे भी एक सवाल आता है। सनलाइट के बारे में देखिए, तो लाइट और सनलाइट ये दोनों को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। सनलाइट के बारे में भी कर लेना है, क्या होता है सनलाइट में, फोटोन क्या होता है। जब सनलाइट के बारे में कर रहे हैं तो सन के बारे में कर लेंगे, कोरोना क्या होता है, कोरल मास इजेक्शन क्या होता है, या सन पे जो स्पॉट्स बनते हैं वो क्या होता है, सन में कौन सा रिएक्शन चल रहा है, हाइड्रोजन और हीलियम का जो रिएक्शन है तो वो क्या है, उसको न्यूक्लियर फ्यूज़न बोलते हैं या न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से तैयार करेंगे इसको। फिर उसी तरह से लाइट को तैयार कर लेंगे कि लाइट क्या होता है, लाइट क्या वेव है, लाइट किसी मीडियम से क्रॉस करता है तो उसके प्रॉपर्टी पे क्या इम्पैक्ट होता है, लाइट को कैसे मेजर करते हैं, है ना। लाइट रिलेटेड अलग अलग, जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, आंतरिक रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं, जो पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता है लाइट, तो ये जान लेंगे क्या होता है। क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल जो होता है वो जान लेंगे। तो ये एकदम सिंपल है। और ये सोर्स कहाँ है सबका, NCERT। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं पढ़ा है तो कम टाइम है, बट किसी भी तरह से कोई एक ऐसा सोर्स लीजिए जो कि NCERT को अच्छे से कवर कराया जिसने, और उसको ऑप्टिमली यूज़ करके अपना काम बना लीजिए। इस चैनल BPSC बेसिक्स पे भी हम लोग NCERT को कवर करेंगे, या तो NCERT बुक को, लेकिन NCERT बुक को कवर करने में इशू क्या है कि अगर अभी उसको कवर टू कवर करें तो उतना टाइम नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि NCERT में जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, जल्दी रिवाइज करेंगे। प्लस उसके साथ साथ, ठीक है, NCERT को इसलिए डिस्कस करेंगे ताकि हमें फील आ जाए कि अच्छा सवाल यहाँ से आए हैं। प्लस उसके साथ क्या करेंगे, कोई एक सोर्स लूसेंट या महेश बर्नवाल जो भी जिसमें अच्छे से कवर किया गया है उसको डिस्कस कर लेंगे। लूसेंट या महेश बर्नवाल क्या है, बेसिकली ये वन लाइनर है, NCERT का वन लाइनर नोट्स बनाया गया है और सारे NCERT को कवर किया गया है। तो अगर हम इसको कवर कर लेते हैं तो हमारा NCERT और साइंस जो है हमारा ज़्यादातर सेक्शन जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी आ गया कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। फोर्स के बारे में फिर पढ़ लेंगे, प्रेशर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये तो सब हम लोग जानते ही है कि त्वरण क्या है, वेग क्या है, दाब क्या है, बल क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में पूछा गया है। आगे देखिए, डज नॉट हैव यूनिट, यूनिट से फिर से सवाल आ गया कि यूनिट किस में नहीं होता है, ठीक है। साउंड वेव के बारे में पूछ दिया है, तो उधर लाइट वेव था, अभी साउंड वेव है। साउंड वेव को अच्छे से कर लेंगे। जब साउंड वेव को हम करेंगे तो ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, ये सब इसी में हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पोलराइज ये लाइट वेव से रिलेटेड है, तो इसको कर लेंगे। देखिए, घूम फिर के उधर लाइट पूछा था, यहाँ ऑप्शन में दो चीज़ दिया गया है। अगली बार यही सवाल पूछ देगा कि पोलराइजेशन का क्या मतलब होता है, पोलराइजेशन क्यों करते हैं लाइट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने का मतलब क्या होता है, ऐसा क्या है कि इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। तो ये सब हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे, बाकी डिटेल में तो बाद में इसको कवर किया जाएगा। 50 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना और केल्विन में चेंज करना है, ये फॉर्मूला रट लेना है। कभी ना कभी घूम फिर के ये एक क्वेश्चन आएगा, या तो फ़ारेनहाइट में चेंज करने बोलेगा, नहीं तो केल्विन में चेंज करने बोलेगा। अगेन देख लीजिए, यूनिट दे दिया है, पूछा है किसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो यूनिट और किस चीज़ का यूनिट है ये एकदम क्लियर करके रखना है। बॉडी टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करता है, अगेन आ गया हमारे बॉडी का जो इंटरनल सब कुछ चल रहा है, ठीक है। तो बॉडी का जो हमारा ऑर्गन है उसके बारे में पढ़ लेंगे, ऑर्गन का क्या फंक्शन है वो पढ़ लेंगे,
और क्या एंजाइम्स वगैरह रिलीज होता है वो पढ़ लेंगे, क्या हार्मोन्स रिलीज होता है वो पढ़ लेंगे, ठीक है। बॉडी में डिसफंक्शन यानी कि बॉडी में जो बॉडी जो अपना काम करता है, खुद को रेगुलेट करता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडुला ऑब्लोंगेटा, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, सेरेबेलम है, ये सब बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप बायोलॉजी को कवर करेंगे तब पता चलेगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये घूम घूम के सवाल आते ही रहेगा। कभी बॉडी टेम्परेचर पूछ दिया जाएगा, कभी पूछ दिया जाएगा कि हम अपना जो है वो जो श्वसन प्रक्रिया हमारा है सांस लेने का वो कहाँ से कंट्रोल होता है, या फिर ये पूछ दिया जाएगा कि जब हमें कोई, जैसे किसी ने हमें चूटी काट लिया, ठीक है, या किसी ने हमें धक्का दिया, या किसी ने हमें हल्का सा छुआ है, तो वो हमें कैसे पता चलता है, हमारे ब्रेन तक वो सिग्नल कैसे आता है, वो संदेश कैसे आता है, ये पूछ लिया जाएगा। तो इसी के इर्द गिर्द सब कुछ घूमेगा। तो बॉडी का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, और उसका जो फंक्शन है उसको हमें तैयार कर लेना है, ठीक है। डिवाइस आ गया, जैसे इधर यूनिट चल रहा था, अब डिवाइस आ गया कि वोल्टमीटर क्या नापेगा, एमीटर क्या नापेगा, वोल्टामीटर क्या मापेगा, और पोटेंशियोमीटर क्या मापेगा। और आप इन सब चीज़ों से एक चीज़ देख सकते हैं कि सवाल दो ही तरह के हैं, या तो एकदम स्टैटिक है, कंसेप्चुअल है, ठीक है, कंसेप्चुअल जो हमें पता होना चाहिए कि साउंड वेव क्या है, लाइट वेव क्या है, ये सब जो सवाल था। और नहीं तो सवाल देखिए एप्लीकेशन वाला है, ठीक है, कि डिवाइस क्या है, यूनिट क्या है, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, हम थर्मामीटर से फीवर मेज़र करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए ना कि डिग्री सेल्सियस से अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, और केल्विन में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। तो एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है। रेफ्रिजरेटर से सवाल आता है, वॉशिंग मशीन से सवाल आता है, क्रिकेट खेलने से सवाल आता है, फुटबॉल खेलने से सवाल आता है, ट्रेन में चल रहे हैं, बस में चल रहे हैं, तो ट्रेन अचानक से मुड़ता है तो हमारे बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्यों हम झुक जाते हैं, क्यों हम आगे की तरफ झुकते हैं, क्यों हम साइड की तरफ झुकते हैं, ये सब एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है, ठीक है। तो अपने दिमाग को एकदम ओपन रखिए, अपने आसपास होने वाली कोई भी चीज़, एसी कैसे फंक्शन करता है, कूलर कैसे फंक्शन करता है, पंखा कैसे फंक्शन करता है, इंडक्शन चूल्हा कैसे फंक्शन करता है, स्टोव कैसे फंक्शन करता है, इन सब चीज़ों पे एकदम नज़र गड़ाए रखना है, क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आएंगे ही आएंगे। और अब तो जिस तरह से बीपीएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है 69th में, एप्लीकेशन बेस्ड सवाल और ज़्यादा आने की संभावना है, ठीक है, क्योंकि सवालों की क्वालिटी अच्छी होती जा रही है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, देखिए यूनिट पूछ दिया गया तो एम्पियर, वोल्ट, कूलाम, वाट, यही है मेन जो सब चीज़ें हैं, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किनको बोला जाता है, अब ये नाम देखिए, रदरफोर्ड, आइंस्टाइन, लेबोजियर, सीवी रमन, इनके बारे में तैयार कर लेना है 4-4 लाइन की। रदरफोर्ड का मेन कंट्रीब्यूशन क्या था, क्या किया था इन्होंने, आइंस्टाइन का मेन कंट्रीब्यूशन क्या था, इनको नोबेल किस लिए मिला था, इनका जो E=mc² है उसका मतलब क्या है, सीवी रमन इंडिया के थे, इनका मेन कंट्रीब्यूशन क्या है, रमन इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। बोस, आइंस्टाइन कंडेंसेट एक है, फिर बोस, हमारे जेसी बोस हुए जो साइंटिस्ट, उनके बारे में देख लेना है। तो जो इंपॉर्टेंट बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो इंडिया के हों, उनके बारे में 2-2 4-4 लाइन आप जिस भी सोर्स से कवर कीजिए। और जिनका नाम एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो तो खैर भैया एकदम अच्छे से कर लेना है, क्योंकि अगर उससे सवाल आया तो छोड़ना नहीं है उसको। एनसीईआरटी के बुक में आप देखेंगे तो साइड में बॉक्स बना के साइंटिस्ट का फोटो और उनके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ रहता है, तो वो पढ़ लेना है, उनके बारे में जान लेना है। चलिए ये सवाल देखिए, ठीक है, कि आपको मास नंबर बताना है, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री का सवाल हो गया कि एटम के बारे में पूछेगा आपसे, एटम के बारे में, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये 3 चीज़ के बारे में पूछेगा। फिर आपसे क्या क्या पूछ सकता है कि भाई स्टेबल एटम क्या होता है ना, जो कम रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा, नॉवल हो गया, इनर्ट हो गया, रेडियो एक्टिव एटम के बारे में, यूरेनियम, प्लूटोनियम, इनके बारे में पूछ देगा। एटम के बारे में घूम फिर के यही पूछेगा। और क्या पूछेगा, एटॉमिक नंबर पूछेगा, एटॉमिक मास पूछेगा, ठीक है, आइसोटोप्स पूछेगा और आइसो बार्स पूछेगा, ठीक है। जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो गया, जिसका एटॉमिक मास सेम हो गया वो आइसोबार हो गया, और जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो आइसोटोप्स हो गया, ठीक है। एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसी के इर्द गिर्द सारा सवाल पूछा जाएगा, देखिएगा ये बार बार रिपीट होगा, ठीक है। लाफिंग गैस किसको बोलते हैं, तो ये केमिस्ट्री का ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। लाफिंग गैस हो गया, ग्रीन हाउस गैस हो गया, और भी जो इंपॉर्टेंट गैसेस हैं, ठीक है, बायोगैस हो गया, ठीक है, गैस सिलेंडर में कौन सा गैस होता है, फिर सिगरेट के लाइटर में कौन सा गैस होता है,
ठीक, एटमॉस्फेयर में जो गैस का कंपोजिशन है कि ऑक्सीजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, आर्गन कितना है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इस सवाल से हमें ये पता चला कि लाफिंग गैस दिया हुआ है, तो इसके अलावा और भी चीज़ें हमें जान लेना है। एलिमेंट पूछ लिया है, एलिमेंट पूछेगा, मेटल, नॉन मेटल, गैस, मेटलॉइड, एकदम बेसिक चीज़ें हैं। केमिस्ट्री में जब आप जाओगे तो एकदम बेसिक कि भाई मेटल क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है, धातु किसे बोलते हैं, अधातु किसे बोलते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में, एलिमेंट यानी कि तत्व क्या होता है, ठीक है, गैस का मतलब क्या है, मेटलॉइड का मतलब क्या है, कोलॉइड का मतलब क्या है ना, सस्पेंशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, मिक्सचर का मतलब क्या है, ये चीज़ें हैं और इसी के इर्द गिर्द सवाल घूमेगा। फिर देखिए केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पीएच वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो पीएच वाटर का पूछ दिया, कभी पीएच आपसे पूछ देगा चाय का, कभी पीएच पूछ देगा कॉफ़ी का, कभी पीएच पूछ देगा ब्लड का, या कभी पूछ देगा कि पीएच जो है अगर किसी का 3 से 6 हो रहा है तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना बढ़े या घटेगा, ठीक है। किसी का पीएच बोल देगा कि बढ़ घट रहा है तो OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या होगा, है ना। तो ये है पीएच का हिसाब किताब कि आप पहले पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन यानी कि अम्लता जो उसकी है उसके बारे में जानिए, फिर पीएच का फॉर्मूला जान जाइए, और कुछ बेसिक चीज़ों का एनसीईआरटी में चार्ट दिया हुआ है, उसका पीएच आप याद रख लीजिए कि किसका पीएच ज़्यादा है, किसका पीएच कम है। चलिए आगे वाला सवाल देखते हैं। ग्रीन हाउस गैस, देखिए आ गया, लाफिंग गैस था, यहाँ ग्रीन हाउस गैस है, क्या मेन कंपोजिशन है। फिर मीथेन गैस आ जाएगा। मीथेन गैस का हो सकता है इस बार पूछ दे कि सबसे ज़्यादा पोटेंट कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, कौन सा ग्रीन हाउस गैस जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने में सबसे ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है, ठीक है। ओजोन है, ओजोन के बारे में देख लेना है, ओजोन लेयर में छेद हुआ है या होता है उसके बारे में हम जानते हैं कि ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, तो ये जान लेना है। जब ये जाने तो छेद को ख़त्म करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, उसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। तो ये चीज़ें घूम फिर के फिर हमारे पास आएंगी। ऑक्सीजन एब्सेंट है किस में, देख लीजिए। नेचुरल रबर है, पॉलीमर किसका है। अब देखिए एप्लीकेशन बेस्ड है, नेचुरल रबर हम अपने पूरे जीवन हर जगह यूज़ करते हैं, प्लास्टिक को हर जगह यूज़ करते हैं। प्लास्टिक का अलग अलग प्रकार होता है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, थोड़ा थिक प्लास्टिक होता है ना, पीईटी प्लास्टिक होता है। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है। प्लास्टिक वैसे भी पॉल्यूशन का बहुत बड़ा रीज़न हो गया है, ठीक है। सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया है। तो ये जो एप्लीकेशन बेस्ड है यानी कि जो हमारे नज़र से हमारे आसपास हमें दिखता है उसको कवर करना है, उसको देखना है। कुछ नहीं तो गूगल सर्च कर लीजिए, विकीपीडिया पे सर्च कर लीजिए, लेकिन उसको देखिए कि क्या है, और बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। पहला 2-4 लाइन में आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या है। जैसे आइसोप्रीन आप गूगल पे टाइप करो और आइसोप्रीन आया, पहला 1-2 लाइन देखना है, समझ में आ गया कि क्या है आइसोप्रीन, ठीक है। स्टाइरिन क्या है टाइप कीजिए, 1-2-3 लाइन, बस काम खत्म। ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछ दिया है, देख लीजिए, ठीक है। इसी तरह से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ का जैसे कि आपको क्या पूछेगा, जैसे जो घर में हम लोग जैसे पेंट करते हैं चूना से, तो उसका फॉर्मूला पूछ देगा आपसे। या फिर कोई इंपॉर्टेंट कार्बन का कंपाउंड है जैसे बेंजीन है, ठीक है, तो बेंजीन के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। और किसका फॉर्मूला पूछ सकता है, पेरिस ऑफ प्लास्टर का, ठीक है। ये अगेन देखिए एप्लीकेशन बेस्ड है। ग्लूकोज हमारा शरीर भी बनाता है जो हम खाना खाते हैं, और कभी कभी गर्मी में हम लोग बाहर से भी ग्लूकोज, ग्लूकॉन डी वगैरह लेते हैं, तो उसका फॉर्मूला तो हमें पता होना चाहिए कि क्या फॉर्मूला है उसका। तो ये हो गया एप्लीकेशन बेस्ड। अब इधर देखिए बॉन्ड ऑर्डर वगैरह पूछा गया है, तो ये अगर बेसिक केमिस्ट्री का नॉलेज है तो उससे करना है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, अगेन बायोलॉजी का सवाल। जैसे उधर केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, फिजिक्स में है, वैसे ही यहाँ बायोलॉजी में है। भाई की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज अगर डार्विन ने लिखा है, तो डार्विन इतने फेमस हैं और नेचुरल सिलेक्शन का यानी प्राकृतिक सिलेक्शन का सिद्धांत इन्होंने दिया कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो सबसे मजबूत होगा, जो सबसे तगड़ा होगा वही सर्वाइव करेगा। तो ये इस किताब में दिया गया था। तो ये इतना इंपॉर्टेंट किताब है, ये एकदम हिस्ट्री चेंजिंग बुक है, ठीक है। 1850s के आसपास लिखा गया था। तो इस तरह से अब यहाँ पे तो डार्विन का पूछ दिया, मेरा काम क्या है, मेंडल को तैयार कर लेंगे, लामार्क को तैयार कर लेंगे, लिनायोस को तैयार कर लेंगे। अगर ये तीनों के बारे में मेरे पास 3-3, 4-4 लाइन लिखा हुआ है तो हो गया हमारा काम। अगले बार घूम के सवाल इससे आएगा, इससे बाहर थोड़े ना आएगा। एल्गी, फंगी, लाइकेन, देख लीजिए पिछले वीडियो में ये पिछले अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था कि लाइकेन आपसे पूछेगा ही, फंगी आपसे पूछेगा ही, एल्गी आपसे पूछेगा ही, है ना। घूम फिर के इसको पूछना ही पूछना है। बाकी ये जो सारा प्रोसेस है इसको भी करना है। चलिए, वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्ड, उसको क्या बोलते हैं, ये भी बेसिक सवाल है
कहाँ से? ये बेसिक सवाल है आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से, कि जहाँ रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलेंगे, इकोसिस्टम बोलेंगे, नीश बोलेंगे, बायोम बोलेंगे। ये एकदम बेसिक सा सवाल है, ठीक है। सोलर एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है, कहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है? बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम है, पेरोक्सिसोम है। तो इसके बारे में पढ़ना। माइटोकॉन्ड्रिया आप देख लीजिए पलट के पेपर को, या तो सवाल में होगा नहीं तो ऑप्शन में होगा, लेकिन बार बार आएगा। क्लोरोप्लास्ट को आप देख लीजिए, या तो क्वेश्चन में आएगा नहीं तो हमेशा ऑप्शन में आएगा। ठीक उसी तरह से ये जो एल्गी, फंगी, लाइकेन, ये हमेशा या तो सवाल में होगा नहीं तो ऑप्शन में होगा। तो इसको एक बार में पढ़ लेना है, क्लियर कर लेना है। फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। अब देखिए फोटोसिंथेसिस हुआ, तो फोटोसिंथेसिस इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, सारा फूड इसी से बनता है। सन से लाइट आता है, उसका यूज़ करके और ज़मीन से वाटर वगैरह लेके फोटोसिंथेसिस किया जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम जान लेंगे कि कैसे होता है, इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, ठीक है, और बाई प्रोडक्ट क्या बनता है। फोटोसिंथेसिस प्लांट में कहाँ पे होता है, पत्ती का कौन सा एलिमेंट जो है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, क्या इसका रोल है, ठीक है। एक बार अगर समझ में आ गया तो सवाल आना ही आना है। पूछेगा कि भाई जैसे एक सवाल आया था क्या स्टोमेटा ओपन क्लोज होता है, वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये सारा सवाल घूम फिर के इससे आएगा, कभी प्रोडक्ट कभी बाई प्रोडक्ट, ठीक है। उसके अलावा कभी प्रोसेस पूछ लेगा, ठीक है, रोल ऑफ सनलाइट पूछ लेगा या रोल ऑफ वाटर पूछ लेगा। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए हो गया ख़त्म। तो ये 65th का था। इसके बाद फिर हम 66 का करेंगे, फिर 67 का दोनों पेपर करेंगे, एग्ज़ाम वाला, री एग्ज़ाम वाला, और 68 का करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, और लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो भी सजेशन है वो दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।